वर्तमान दौर में सरकार हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे पर्यावरणविद हो, वो सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कोल ब्लॉक इतने बड़े लेवल पे आवंटित की गई, क्योंकि सरकार खुद सौर एनर्जी को प्रमोट कर रही है। आपने बहुत सही सवाल उठाया। सोलर पे, विंड पे, न्यूक्लियर पे, सब पे काम होना चाहिए ना। ये सबसे रद्दी फॉर्म ऑफ एनर्जी है कोल की। अरे कोल को आप भूल जाइए, कोल को रहने दीजिए। वो आदिवासी भी उनका गुजारा हो जाएगा, पर्यावरण भी आपका बचा रहेगा, लेकिन नहीं, सब बर्बाद करना है, पैसा खाना है हमें। तो राजधानी भोपाल में भी वृक्षों को काटने की योजना बनाई गई थी, वहाँ पे कुछ विकास कार्य कराने वाली थी सरकार, लेकिन वो जनता के विरोध के बाद वापस ले ली गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है? यहाँ पे अडानी है, चंदा जा रहा है सीधे सीधे। सिंगरौली जिले में अडानी ग्रुप के कोल ब्लॉक को लेकर जंगलों की कटाई का मामला इन दिनों प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पर्यावरण, आदिवासी अधिकार और विकास बनाम संरक्षण की बहस अब सदन से निकलकर सड़क तक पहुंच चुकी है। इसी अहम मुद्दे पर ईएमएस टीवी के ब्यूरो प्रमुख राम पवार ने पूर्व आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डब्बास से इस मुद्दे पर चर्चा की। बातचीत में डब्बास ने जंगलों की कटाई से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान, वन्य जीवों पर प्रभाव, स्थानीय आदिवासी समुदायों की आजीविका और कानूनी प्रक्रियाओं पर अपनी बात रखी। सर, सिंगरौली में जो कोल ब्लॉक आवंटित किया गया उसको लेकर काफी राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। लोग जंगल को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं, साथ में विपक्ष भी विरोध कर रहा है। दरअसल ये मसला पिछले महीना भर से काफ़ी चर्चा में है। इसमें दरअसल हुआ क्या है कि 2023 में एक लोकसभा में एक प्रश्न उठा था, और उसमें पूछा था कि जो कोल ब्लॉक्स हैं वो कौन कौन से कोल ब्लॉक्स उसमें आते हैं, अधिसूचित क्षेत्रों में आते हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, शेड्यूल्ड जो एरियाज़ हैं, वो कितने कोल ब्लॉक्स। तो आई थिंक 117 कोल ब्लॉक्स की लिस्ट तत्कालीन यूनियन मिनिस्टर ने दी थी, और उसमें से एक कोल ब्लॉक जो था वो घिरोली भी था। सिंगरौली में जहाँ ओपन कास्ट माइनिंग होने जा रही है, शुरू हो चुकी है, मोटा मोटा पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है, तो ये घिरोली कोल ब्लॉक ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यूनियन मिनिस्टर जो लोकसभा में अपने सवाल में देते हैं कि ये 117 ब्लॉक हैं जो शेड्यूल्ड ब्लॉक्स हैं और इनमें कोल ब्लॉक्स आते हैं, घिरोली उनमें से एक है, तो पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि शेड्यूल्ड ब्लॉक में जो है वो कैसे दे दी गई। लेकिन एक जानकारी जब हमने इसके बारे में और पता लगा तो मालूम पड़ा कि ये कुसमी ब्लॉक में आता था। ये जो घिरोली कोल ब्लॉक है, कुसमी जो है वो शेड्यूल्ड ब्लॉक है, लेकिन इसको जो है वो सिंगरौली में ऐड कर दिया गया उसके बाद से। ये मैं एकदम से 100% नहीं कह सकता, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जब यूनियन मिनिस्टर ने लोकसभा में एडमिट कर लिया कि घिरोली कोल ब्लॉक शेड्यूल्ड एरिया में आता है, तो इसकी तो अनुमति दी नहीं जा सकती बगैर ग्राम सभाओं की अनुमति के। और ऐसा कुछ मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि ग्राम सभा से इसकी अनुमति ली गई हो। तो पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि क्या ये गांव, जो 4 गांव इसमें आ रहे हैं जिसकी ज़मीनें जा रही हैं, वो वन क्षेत्र हैं ज़्यादातर, 3 गांव के, और एक गांव का थोड़ा सा 60-62 हेक्टेयर जो है वो रेवेन्यू क्षेत्र है, बाकी 1300 समथिंग जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। तो पहला सवाल तो यही पैदा हो रहा है कि भाई ये कुसमी ब्लॉक से सिंगरौली ब्लॉक में अगर आया है तो ये कैसे आया और कब आया। दूसरा प्रश्न ये जो पैदा होता है कि ये जो इसकी जो अडानी की जो ये कोल कंपनी है जिसने आवेदन दिया था, ऑनलाइन आवेदन, ये 2021 में दिया गया था पहली बार। हाँ, जो आप ये नाम ले रहे हैं यही नाम है अडानी की कोल कंपनी का। ये 2021 में ऑनलाइन आवेदन हुआ था, 2 साल तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन यकायक ये फाइलें दौड़ने लगी और पहली रिपोर्ट आई चीफ कंजर्वेटर रीवा से, क्योंकि सिंगरौली
जो डिवीज़न है वो चीफ कंजर्वेटर रीवा के तहत आता है। तो डीएफओ सिंगरौली की रिपोर्ट नेचुरली वन विभाग के सिस्टम के हिसाब से सर्कल ऑफिस गई और वहाँ से चीफ कंजर्वेटर ने जो है वो 21/11/2023 का प्रतिवेदन है वहाँ से। 21/11/23 आप समझ लीजिए कब प्रतिवेदन है, जब चुनाव चल रहे थे 23 के नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे थे। और जैसे ही मुख्यालय आई ये फाइल, उसमें बगैर कोई किंतु परंतु किए, बगैर कोई क्वेरी किए, बगैर कुछ पूछे, सीधा सीधा बाबू ने टाइप किया ऐसा 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 है और ये जो है प्रशासकीय उसके लिए अनुमोदन के लिए है। और उसको यूं का यूं उसी के 2-4 पॉइंट लिख के जो एडिशनल पीसीसीएफ तत्कालीन लैंड मैनेजमेंट जो ये शाखा देखते हैं, उन्होंने अपनी चिड़िया बिठा दी उस पर और उसको जो है पीसीसीएफ एंड ऑफ को भेज दिया उसी दिन। और पीसीसी एंड ऑफ ने बगैर कोई क्वेरी, कुछ भी कोई सवाल जवाब कुछ नहीं, सिग्नेचर कर दिया। और उसके 2 दिन बाद फाइल चली गई शायद अगले ही दिन मंत्रालय, और मंत्रालय से बाबू ने एसओ ने जो है वो नोटशीट को आगे बढ़ाया 2 लाइन लिख के। और उसमें एसओ के बाद एडिशनल जो ओएसडी थे उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो प्रशिक्षण पे थे। मैंने नोटशीट पढ़ा है इसलिए बोल रहा हूँ। तो वो काट के उसमें लिखा हुआ था कि प्रशिक्षण पे। तो सचिव जो फॉरेस्ट हैं अतुल मिश्रा, इन्होंने उनके आने का भी इंतज़ार नहीं किया, ना उसमें कुछ पढ़ा, ना कुछ लिखा, ना कोई क्वेरी की, सीधा दस्तक कर दिया। और अगले दिन जेएन कंसोटिया, उस समय एसीएस फॉरेस्ट होते थे, उन्होंने अपनी चिड़िया बिठा दी। ऐसा करके तो इसका और उसके बाद से ये चला गया मिनिस्टर के पास। और आपको ध्यान होगा कि मुझे अगर सही याद पड़ रहा है 3 या 4 दिसंबर को रिजल्ट घोषित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी उसमें जीत गई थी। और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 13 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, 13 दिसंबर 2023। तो उसी दौरान ये फाइल जो है हो रही थी। और उसके 10 दिन बाद जो है वो मिनिस्टर थे नागर सिंह चौहान, उन्होंने उसमें अपने सिग्नेचर कर दिए। और ये हो गई आपकी प्रशासकीय स्वीकृति हो गई, बगैर किसी क्वेरी के। कोई सवाल कोई नहीं पूछ रहा। ये 2023 से पहले अधिसूचित पैसा एक्ट के तहत आता था ये जो ब्लॉक है कोल ब्लॉक, तो ये अचानक से 2023 में बदला कैसे गया? ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है क्योंकि ट्राइबल ब्लॉक के तहत कोई भी एक्टिविटी होनी है, पैसा एक्ट जहां शेड्यूल्ड एरियाज में पैसा एक्ट लागू है। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि पैसा एक्ट आया था 96 में, लेकिन नियम बने 15 नवंबर 2022 में। क्या कहता है पैसा एक्ट? पैसा एक्ट ये कहता है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, वो कहता है, पैसा एक्ट कहता है कि ग्राम सभा की अनुमति के बगैर शेड्यूल्ड एरियाज में कोई भी गतिविधि कोई नहीं कर सकता। सरकार कोई गतिविधि नहीं कर। पहला अनुमोदन ग्राम सभा से, अगर ग्राम सभा उसको अनुमोदित करती है तो ये चीज़ें आगे बढ़ेगी, अदरवाइज बढ़ ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ी पावर है पैसा के तहत। लेकिन जो मैं कहने जा रहा था, 4 और 22 26 साल तक आपके प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नियम ही नहीं बनाए। और जब किसी एक्ट के जब तक नियम नहीं बनते हैं तब तक एक्ट लागू ही नहीं होता है। तो जितने बड़े बड़े तुर्रम बनते हैं इस प्रदेश में, आदिवासियों के खैरखा बनते हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, भले ही वो आदिवासी नेता ही हों, क्यों ना हो, और चाहे बीजेपी के नेता हों। कितने चीफ मिनिस्टर चले गए। पहले दिग्विजय सिंह गए 96, दिग्विजय सिंह 2003 में गए, उमा भारती, बाबूलाल गौर, 17 साल तक सबसे बड़े चीफ मिनिस्टर जिनको मामा के नाम से जाना जाता, शिवराज सिंह चौहान, वो 17 साल तक रहे। आखिर में जब चुनाव आ गए 2023 के, जब आदिवासियों के वोट की फिर ज़रूरत पड़ी, तो तब ये पैसा के नियम बनाए गए। ऐसे शिवराज सिंह चौहान थे, वो सोए रहे 15 साल तक,
इन नियमों पे। और आपको ये भी मैं कह दूं कि ये ड्यूटी बनती है गवर्नर्स की। मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नर ने पैसा एक्ट के तहत नियम बनाने के लिए कोई पहल नहीं की गई। जो ट्राइबल तथाकथित ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है वो चीफ मिनिस्टर लेते रहे और कभी कभार गवर्नर से भी लेते रहे, लेकिन ये हालत है यहाँ आदिवासी राइट्स की मध्य प्रदेश में, और लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। विधानसभा में इस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया था, लेकिन सरकार ने एक सिंपल सा जवाब देखे कि ये अधिसूचित पैसा के तहत ये क्षेत्र आता ही नहीं है, कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। और वहाँ पे मंत्री ने, वन मंत्री खुद ने स्वीकारा है कि यहाँ पे 5,70,000 के करीबन पेड़ भी काटे जाएंगे। मैं वही तो सवाल आपका जवाब दे रहा हूँ। उस लोकसभा के प्रश्न को देख लीजिए, सरकार देखे कि यूनियन मिनिस्टर ने इस गिरोली ब्लॉक, कोल ब्लॉक को शेड्यूल्ड ब्लॉक में बताया कि नहीं बताया गया। तो यही तो जांच का विषय है, होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को ये देखना चाहिए, वो जांच वहाँ मौके पर जो भी करके आए, यहाँ के रिकॉर्ड देखना चाहिए ना कि ये जो घिरोली का जो शेड्यूल्ड ब्लॉक था ये कैसे सिंगरौली में कैसे आ गया। ये कुसमी में होना चाहिए उस हिसाब से, कुसमी ब्लॉक, क्योंकि कुसमी ट्राइबल ब्लॉक है, आज भी है, उसे ये गांव निकाल दिया लगता है। ये जांच कांग्रेस को करानी चाहिए, देखना चाहिए रिकॉर्ड। पहला सवाल तो यही पैदा होता है। दूसरा सवाल होता है कि जब वहाँ मशीनरी आई और पूरा मशीनरी दौड़ रही है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। हाथी कॉरिडोर का क्षेत्र है ये, और डीएफओ की रिपोर्ट में आया है कि ढेर सारे वन्य प्राणी उस क्षेत्र में विचरण करते हैं, लेकिन गोलमोल रिपोर्ट है, कोई संख्या नहीं दी है, कुछ नहीं दिया। सरकार तो कह रही है विधानसभा में कि हमने वन संरक्षण अधिनियम का पूरी तरह से पालन किया है। वन संरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम वो वन संरक्षण अधिनियम ही नहीं रहा, उसको इतना डायल्यूट कर दिया है। और जब आपने तय कर लिया है कि हमें इसकी स्वीकृति देनी है, तो जितने भी उसमें नियम कानून, उसके जो प्रावधानों की जिनकी जांच होनी चाहिए, वो वन विभाग के अधिकारी जांच ही नहीं कर रहे उसकी, और रिपोर्ट को इतना फेवरेबल बनाते चले जा रहे हैं। मात्र एक पॉइंट डाला हो, एक जगह दो पॉइंट मुझे देखे उसमें कि एक हाथी कॉरिडोर का क्षेत्र है, वन्य प्राणी क्षेत्र लगे हुए हैं, बहुत पास की सीमा से गुजर रहे हैं। शायद संजय नेशनल पार्क की बाउंड्री मुझे लगता है कि पास में पड़ती है, संजय डोबरी की। तो वो भी नहीं देखा। हाथी का जो मूवमेंट कॉरिडोर का है वो नहीं देखा, कितना वन्य प्राणी है, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं देखा। और एक इतना ज़रूर मेंशन्ड है कि जो एक कोई मिश्रा वर्किंग प्लान अफसर थे उस क्षेत्र के, उन्होंने इस सब वाइल्ड लाइफ का उसमें जिक्र किया है, हाथी कॉरिडोर वगैरह का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशनैलिटी डाल दी हैं कि ये 15 कंडीशंस अगर फॉलो होती हैं तो फिर ये सब किया जा सकता है। तो उन्हीं कंडीशंस को डीएफओ ने बढ़ा दिया, उन्हीं को सीसीएफ ने बढ़ा दिया। अरे भाई, जब आज की तारीख में आदमियों को नहीं जाने दे रहे वहाँ, आपको मालूम है ना, पुलिस लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है। अभी 10-15 दिन पहले मैं कोई वीडियो देख रहा था, विक्रांत भूरिया कांग्रेस के ही नेता हैं, आई थिंक युवा, सदन में भी बोला है हाँ कि मुझे चोरी छिपे जाना पड़ा। हाँ, वो बड़े मुश्किल से बचते बचाते वहाँ पहुँचे हैं। जब आदमी नहीं जा रहे, ये हालत अब कर रखी, तो किन कंडीशनलिटीज़ का आप अनुमति के बाद पूरा कर देंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा था, प्रशासकीय अनुमति आ गई, फिर भारत सरकार को भेज दिया, भारत सरकार से बगैर किसी क्वेरीज के फर्स्ट स्टेज की अनुमति आ गई, फिर उसका कुछ भी करके फिर सेकंड स्टेज की अनुमति आ गई। किसी ने भी कहीं कुछ नहीं पूछा हुआ है। अच्छा, सरकार ने एक और दावा किया है कि जो सिंगरौली का जो कोल ब्लॉक जो आवंटित किया गया, उसमें जितने लगभग 5,70,000 के करीबन पेड़ भी काटे जाएंगे, उसके बदले में लगभग 98 करोड़ रुपए खर्च कर अन्य जगह पौधे लगाए जाएंगे, उसमें जैसे आगर मालवा, रायसन वगैरह, सागर वगैरह, इन जिलों को लिया गया है। राम भाई, इसमें भी बड़ा मज़ेदार खेल है। देखिए, जो जंगल हजारों वर्ष से खड़ा हुआ है, और आपको और बता दूं, ये डीएफओ की रिपोर्ट में है, ये नोट शीट में मैंने पढ़ा है, ये जंगल 0.4 से 0.6 डेंसिटी का है। इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए 0.4 के नीचे के एरियाज दिए जाते हैं। ये सघन वन में आता है, ये बिगड़े वन का क्षेत्र नहीं है, ये सघन वन है। जिस 5,70,000 वृक्षों की आप बात कर रहे हैं, वन विभाग में ये प्रथा है, ये सिस्टम है, ये बनाया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर के नीचे तो काउंट ही नहीं करते। अब आप समझ सकते हैं कि 1300-1400 हेक्टेयर में
20 सेंटीमीटर के नीचे के सघन जंगल है, जहाँ कितने लाखों वृक्ष पौधे होंगे और वो आने वाले समय में वृक्ष बनते, आप समझ सकते हैं उसका। ये सब घालमेल है, ये सब घालमेल है। आप कैंपा के एफोरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, कैंपा सिर्फ लूट है। कैंपा में जो 98 करोड़ की बात, यह सही है राशि, लेकिन ये सूट करता है वन अधिकारियों को। अब वो शाहजहाँपुर, आगर मालवा और शिवपुरी और रायसेन और सागर में जो जमीनें हैं, वो जमीनों की हमने जानकारी प्राप्त की, वो पठार पड़े हुए हैं। वो इतने खराब एरियाज हैं कि उनमें पौधे का उगना मुश्किल है, पौधों का जो है। और दूसरा, हम जो पौधे लगाते हैं वो किस किस्म के पौधे लगाते हैं, जिनकी हमें टेक्निक मालूम है। ये सागौन, बांस, ये इधर उधर के इस तरह के थोड़े बहुत, आजकल महुआ पौआ तो थोड़ा बहुत मिक्स करते थे। ये साल का जंगल है, साल का। तो आज तक एक प्लांटेशन वन विभाग तैयार नहीं कर पाया, ना कोई नर्सरी में पौधा तैयार कर पाया। साल का जंगल कट रहा है। और मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है, गालमेल कर रखा, गोल कर रखा है। ये नहीं दर्शा रखा कि साल के कितने वृक्ष हैं, तो दूसरी प्रजाति के कितने वृक्ष हैं, महुआ के कितने हैं, तो साजा के कितने हैं, ये नहीं बताया, बस एक लाइन में लिख दिया। और अगर डिटेल रिपोर्ट में हो भी, तो उस डिटेल रिपोर्ट का कोई आकलन APCCF लैंड मैनेजमेंट से लेके शासन तक नहीं किया गया। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है हमें अनुमति देनी है, बात खत्म। तो किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। 98 करोड़ क्या, 98,000 करोड़ रुपए आ जाएं, वो वैसे ही बंदर बांट जाएंगे। कैंपा के अंतर्गत कम से कम 50% की लूट हो रही है। आपके चैनल पर बोल रहा हूं, जहां चाहो प्रदेश में उस प्लांटेशन की जांच करा लें, लेकिन ऊपर से ही बटने लगता है। यही सैंक्शन होते समय यहीं पे पैसा ले लिया जाता है, मुख्यालय पे। तो फिर नीचे तो फिर बंदर बांट होनी ही है। जब सैंक्शनिंग अथॉरिटी पैसा ले लेगी, पहले ही रखवा लेगी, तो फिर क्या होगा? ये हो रहा है। आप जांच करवा लीजिए किसी भी कैंपा के प्लांटेशन का। और होना ये चाहिए, जो तथाकथित ये जो कैंपा के प्लांटेशन ये कर रहे हैं, कुछ नहीं खरीदी वरीदी और कुछ भी डाल दिया और कर दिया। ये मियावाकी एक पद्धति है, ये जापानीज टेक्निक है प्लांटेशन की। मल्टी लेयर्ड, जिस तरह का जंगल होता है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन में मल्टी लेयर्ड प्लांटेशन मियावाकी टेक्निक पे होना चाहिए। जबकि यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। मध्य प्रदेश में उसका कुछ नहीं हो रहा। वो इनको ये सब करना चाहिए। ये सिर्फ औपचारिकता हो रही है, पैसे की बंदरबांट हो रही है। वन अधिकारियों को मजे आ रहे हैं। जिन अधिकारियों को जंगलों को बचाने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए, एरिया छोड़ना नहीं चाहिए इस तरह से, ऐसे अडानीज को लूट के लिए, वो अधिकारी उसका हिस्सा बने हुए हैं। क्योंकि इतने दबाव में हैं, क्योंकि उनको पद चाहिए, प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के बाद फिर अगली प्रमोशन चाहिए, और फाइनल प्रमोशन भी मिल जाएगा तो रिटायरमेंट के बाद भी पद चाहिए। ऐसे घूम रहे हैं कई सलाहकार, वन विभाग में घूम रहे हैं, दाएं बाएं भी तलाशते हैं नौकरी। अच्छा, हमने देखा था कि राजधानी भोपाल में भी वृक्षों को काटने की योजना बनाई गई थी। वहां पे कुछ विकास कार्य कराने वाली थी सरकार, लेकिन वो जनता के विरोध के बाद वापस ले ली गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है? नहीं, यहाँ पे अडानी है। और जैसे पहले एक समय चलता था ना, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, कुछ अडानी जो है, अडानी इज इंडिया हो गया ऑलमोस्ट। अब इंडिया इज अडानी और अडानी इज इंडिया हो चुका है। क्योंकि अडानी जो है वो बहुत बढ़िया पे मास्टर है। रूलिंग पार्टी को हजारों करोड़ में चंदा जाता है। पहले वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में जाता था, वो तो सामने आता था, वो किसी कारण से बंद हो गया, तो अब चंदा जा रहा है सीधे सीधे। अभी टाटाज को दिया, पीछे सब्सिडी दे दी कई हजार करोड़ की, तो 600-800 करोड़ रुपए चंदा आ गया रूलिंग पार्टी को। तो अडानी ही तो पार्टी चला रहा है। बीजेपी पैसा कहाँ से आ रहा है? आपके प्रदेश में जहाँ देखो वहाँ अभी 5 स्टार पार्टी का ऑफिस बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? हर प्रदेश में, हर जिले में, आपके 55 जिलों में 5 स्टार बीजेपी के कार्यालय बन गए। आरएसएस का झंडे वाला ने बन गया दिल्ली में। इतना बड़ा, आप जाके देखिए बीजेपी का सेंट्रल ऑफिस, देखिए आप अंदर जा भी नहीं सकते आप कुछ हिस्से को छोड़ के। तो कहाँ से पैसा आ रहा है? ये सब अडानी इसका पैसा आ रहा है। सब कुछ अडानी को दे दो और फिर उनसे बड़ा पैसा लो और फिर चुनाव जीतो। यही हो रहा है यहाँ। ये कोई डेमोक्रेसी है? इस देश में कोई डेमोक्रेसी है? इट इज
ओलिगार्की। लेकिन जो सत्ता बनाते हैं, जो आदिवासी सत्ता बनाते हैं, उनका क्या? आदिवासी तो छोड़िए, आम आदमी पिस रहा है। कोई कोई महंगाई की बात नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं, कुछ नहीं है। बस चल रहा है, अडानी को पैसा दीजिए और हिस्सा लीजिए। आदिवासी तो सबसे पिछड़ी पांत में था, है और रहेगा, ऐसे नेताओं के कारण, ऐसी पॉलिसीज के कारण वो रहेगा। और इसके लिए मैं कहता हूं कि सामान्य वर्ग और दूसरे वर्गों के तो नेता छोड़िए, खुद आदिवासी नेता भी इसमें बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो असली अपने अपने समाज की पीढ़ी जो जो वो हैं तकलीफें हैं। मैंने उदाहरण दे तो दिया, 26 साल तक पैसा के नियम नहीं बने, किस आदिवासी नेता ने सवाल उठाया? आज संजय पाठक कटनी में और डिंडोरी में तो वहाँ बेगा आदिवासियों की 1100 एकड़ जमीन खरीद ली। कौन सा आदिवासी नेता सवाल उठा रहा है, कौन सा बीजेपी और कांग्रेस का सवाल उठा रहा है? सब मिले, आदिवासी तो मरे जा रहे हैं। संजय पाठक की इतनी हिम्मत कहां से हो गई? उसकी हिम्मत इसलिए हो गई कि कांग्रेस भी जेब में है और बीजेपी भी जेब में है। उसको मालूम है कुछ नहीं होना, और कुछ नहीं हो रहा। 4 कलेक्टर्स को अभी दोबारा रिमाइंडर दिया ना, दोबारा रिमाइंडर दिया है और उनके पैसे की बात की गई है। अच्छा, जानकारी तक नहीं दे रहे, ऐसे कलेक्टर हो रहे हैं। काहे के कलेक्टर हैं ये? अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि वर्तमान दौर में सरकार हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे पर्यावरणविद हो, वो सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कोल ब्लॉक इतने बड़े लेवल पे आवंटित की गई, जबकि सरकार खुद सौर एनर्जी को प्रमोट कर रही है। जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी हैं उन पे काम होना चाहिए। सोलर, आपने बहुत सही सवाल उठाया, सोलर पे, विंड पे, न्यूक्लियर पे, सब पे काम होना चाहिए ना। ये सबसे रद्दी फॉर्म ऑफ एनर्जी है कोल की, सबसे घटिया तरीका है कोल से पावर जनरेट करने का, सबसे घटिया और सबसे प्रिमिटिव। वेस्टर्न में, यूरोप में सब बंद हो चुका है, ये सब कोल वोल कुछ नहीं होता वहां, सब रिन्यूएबल एनर्जी पे आ गए हैं। ये अंडर डेवलप्ड देश है, इसको बोलते हैं हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। झूठ बोल रहे हैं सरेआम। 2.85 ट्रिलियन से लेके और 3 के आसपास की इकोनॉमी घूम रही है। चाइना 30 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बना हुआ है, और अमेरिका 41। यहाँ 3 लाख के आसपास घूम रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हम 4थी बड़ी इकोनॉमी हो गए और हम 3री होने जा रहे हैं, जर्मनी को पीछे छोड़ने जा रहे हैं। अरे कोल को आप भूल जाइए, कोल को रहने दीजिए, वो आदिवासी भी उनका गुजारा हो जाएगा, पर्यावरण भी आपका बचा रहेगा। लेकिन नहीं, सब बर्बाद करना है, पैसा खाना है हमें तो, बस पैसा, बड़ा पैसा खाना है, बड़ा पैसा चुनाव में झोंकना है, वोट खरीदना है, और हमें बस चुनाव जीतना है। सिर्फ चुनाव जीतने की राजनीति हो गई है। और उसमें ये विपक्ष वगैरह जो आज घूम के आ रहे हैं, ये विपक्ष ये कुछ नहीं करने वाला। ये एक दिन घूम के आ जाएगा, रास्ते में कहीं पिकनिक भी कर लेगा, और उसके बाद देख लेना कितना विरोध करता है विपक्ष। विपक्ष में कोई दम ही नहीं है, विपक्ष के नेताओं में कोई दम नहीं है। अन्यथा मध्य प्रदेश में एक से एक मसला है। मध्य प्रदेश में सरकार की नाक में दम हो जाए, नींद नहीं आए सरकार को, इतने मसले हैं। लेकिन कौन उठाए? क्योंकि सब सत्ता का सुख भोग रहे हैं। विपक्ष में है तो क्या है, ये भी आनंद ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूं आपके कैमरे पे, ये आ जाए सड़क पे, लगातार सड़क पे बनाए ना लड़ाई, देखिए बीजेपी के क्या हालत होते हैं। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि मिले हुए हैं। दिखावे के लिए, जनता को दिखावे के लिए अपोजिशन करते हैं। ऐसे नहीं होता, और ऐसे ही रहेंगे, और परमानेंट अपोजिशन में रहेगी ये कांग्रेस पार्टी। जिस तरह की नेतृत्व यहाँ काम कर रहा है कांग्रेस का, मैं मध्य प्रदेश की तो लिख के दे रहा हूँ, और देश के भी हालात यही होने जा रहे हैं। कहते रहे वोट चोरी और फलाना चोरी और दिकड़ा चोरी, संघर्ष कहाँ है? सड़क पे संघर्ष कहाँ है ही नहीं। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? नेताओं की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जीरो क्रेडिबिलिटी। नेताओं की जब क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो तो जनता बेचारी अपने रोजमर्रा मुलझी हुई कि वो 5 किलो चावल पे राशन में बिक रही है, कोई उसमें बिक रही है, कोई 1250 रुपये महिलाओं को डाल रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। और ये कोई डेमोक्रेसी मैंने बोला ना, दिस इज ओलिगार्की, दिस इज द कैपिटलिस्ट की गवर्नमेंट है।
गवर्नमेंट ऑफ द वेरी फ्यू रिच पीपल, दिस इज कॉल्ड ओलिगार्की। ये डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में, डेमोक्रेसी है यूरोप में। यहाँ कोई डेमोक्रेसी तो का नाम लेना ही वो है, डेमोक्रेसी है जात की, पात की, धर्म की। धर्म पे यहाँ वोट जाता है, यहाँ जाति पे वोट जाता है। तो महंगाई आप कर लो, आप 100 रुपये पेट्रोल बेच रहे हैं ना, क्या हो रहा है? तो पेट्रोल भी तो फॉसिल फ्यूल है ना, कहाँ से आ रहा है? आपके यहाँ तो 10% भी पैदा नहीं होता आपकी डिमांड का पेट्रोल, 90% तो बाहर से आता है। तो ट्रंप रोज लगाता है ना, बोला रसिया से मत खरीदो और यहाँ से मत खरीदो। ये होगा क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। इस प्रदेश को और इस देश को ये नेता बेचने को तैयार है, बिक चुका है अंदर ही अंदर। ये मालूम पड़ेगा किसी दिन कि ये क्या हो गया, जब आँख खुलेगी लोगों की। क्या ये सब सोए हुए देश हैं, ये धर्म में और जाति में बटे हुए लोग हैं। अपनी जाति का नेता आप चाहे उसने मर्डर कर रखे हों, चाहे कुछ कर रखे हों। अभी बिहार में एक नेता जीता, 7 मर्डर का आरोप है उस पर, 7 मर्डर का, फर्स्ट क्लास जीता। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 50% पार्लियामेंटेरियंस पे सीरियस अपराध हैं। तो कहाँ से क्यों आ गए? क्योंकि जाति पे वोट डलती है और धर्म पे वोट डलती है। बस धर्म की अफीम है और जाति ऊपर से उसका टिपिंग है। तो धर्म और जाति इश्यूज पे कहाँ चुनाव? इश्यूज पे कोई एजुकेशन पे, हेल्थ पे चुनाव होते थे? ट्राइबल्स के मसलों पे कभी चुनाव आपने होते हुए देखा? एक मसला उठता है कि भाई वन अधिकार पत्र बांट दो, ये जंगल जो थोड़ा बहुत बचा है इसको बर्बाद करा दो। अरे भाई, उन गरीब आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी तो कोई देखेगा, उनके लिए कोई करेगा, पढ़ाई लिखाई कोई करेगा? कोई पढ़ाई का देखो तो जाके क्या हालत है, कितना ड्रॉप आउट हो रहे हैं। यहाँ आप लाडली लक्ष्मी चलाई शिवराज जी ने इतने दिनों से, आपको मालूम है कि 12th में 30% भी 12th तक नहीं जा रही लड़कियाँ। ये तो हालत है शिक्षा की, गर्ल चाइल्ड की।